हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक्सप्लेन करने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारे चैनल का नाम इट्स माय शो से हटकर अंग्रेजी एक्सप्लेनर कर दिया गया है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज का स्टोरी एक ऐसे लड़की पर आधारित है जो सेल्फ मेड वुमन बनना चाहती है। कहानी के स्टार्टिंग में हम सोफिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बीएफ नाचो के साथ इंटीमेट हो रही होती है। दोनों दरअसल लिविंग में रह रहे थे। इसके बाद दोनों अपने अपने काम से निकल जाते हैं। नाचो रियल एस्टेट का जॉब करता है। सोफिया एक इंटरव्यू के लिए निकलती है। ये एक पर्सनल असिस्टेंट का जॉब होता है और वो भी सिटी के सबसे बड़े कंपनी के ऑनर पीट्रिस की सेक्रेटरी की जॉब थी। सोफिया काफी नर्वस होती है क्योंकि वहाँ पे उससे भी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आए हुए हैं और सभी सोफिया से ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। सोफिया का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस जॉब के एक्सपेक्टेशन से कम होता है, पर वो किसी तरह अपना हायर एजुकेशन का फेक डॉक्यूमेंट बना लेती है और वहाँ सबमिट कर देती है। कुछ देर बाद उसे केबिन के अंदर बुलाया जाता है। इंटरव्यू के दौरान पीट्रिस को एक क्लाइंट का कॉल आता है और पीट्रिस वो कॉल सोफिया को पास करते हुए कहती है कि इस क्लाइंट को तुम हैंडल करो। सोफिया बहुत अच्छे से क्लाइंट से बात करती है और इम्प्रेस भी कर देती है। पीट्रिस काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे सेक्रेटरी के जॉब पर रख लेती है। इसके बाद वो सोफिया को काम के तौर तरीके सिखाती है। उसे मीटिंग में लेकर जाती है जिससे वो क्लाइंट के साथ हो रही बातों को सुन सके। मीटिंग काफी लंबा चलता है और सोफिया वहीं सो जाती है। पीट्रिस उसे परेशान नहीं करती और उसे आराम से सोने देती है। इसके बाद वो सोफिया का फोन देखती है तो उसमें सोफिया और उसके बीएफ का वॉलपेपर होता है। पीट्रिस फोन रख देती है। इसके बाद वो एक एस्कॉर्ट को बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, पर ज्यादा एज होने की वजह से उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है और वो एस्कॉर्ट पे चिल्ला देती है। इससे वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम व्यूअर्स को ये समझ आता है कि कंपनी संभालने के चक्कर में पीट्रिस ने शादी नहीं की, पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एस्कॉर्ट को बुलाया करती थी। पीट्रिस सक्सेसफुल तो हो गई, पर उसने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, पर उसे अकेलापन हमेशा से सताती है। इसके अगले सीन में वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर उससे कहती है कि उसे जवान दिखना है तो हर रोज इंटीमेट होना पड़ेगा। पीट्रिस भी कहने लगती है कि आजकल के बच्चों को सब जल्दी जल्दी करना है, फोर प्ले तो करना ही नहीं चाहते। इसके बाद हम पीट्रिस को बाथ टब में देखते हैं जो अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है। दूसरी तरफ नाचो और सोफिया एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। सोफिया नाचो से कहती है कि उसे सेल्फ डिपेंडेंट वुमन बनना है। इसके लिए वो शादी नहीं करना चाहती और ना ही फैमिली बनाना चाहती है। फैमिली से डिस्ट्रैक्शन होगा और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। पीट्रिस जो आज सक्सेसफुल है उसने भी शादी नहीं की। नाचो बस उसकी बातों को सुनता है, कुछ भी नहीं कहता। अगली सुबह सोफिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। सोफिया ये बच्चा नहीं चाहती थी। वो फादर से मिलने चर्च जाती है और वहाँ उनसे कन्फेस करती है कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को अबॉर्ट कर देगी। ये सुन फादर कहते हैं कि धरती पे इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। सोफिया रोती रोती वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीटिंग के दौरान सोफिया पीट्रिस के एक क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करती है, उसे कंपनी देती है। क्लाइंट काफी खुश होता है। पीट्रिस उसके इस काम से खुश होकर उसे अपने कंपनी में परमानेंट जॉब के लिए ऑफर करती है। सोफिया खुशी खुशी उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब सोफिया पीट्रिस की सेक्रेटरी होने के साथ साथ वो उसके कंपनी की एम्प्लॉय भी थी। इसके बाद वो पेट्रिस से उसके केबिन में मिलती है। पेट्रिस उसे समझाती है कि कोई भी लड़की माँ बनने के बाद यूजलेस हो जाती है, सांसारिक बंधनों में फंस कर रह जाती है। ऐसे में वो लेडीज हमारे कंपनी के लिए किसी काम का नहीं। ये सुन सोफिया डर जाती है और अपने प्रेगनेंसी की बात उसे बता देती है। पेट्रिस सोफिया से पूछती है कि क्या इस बारे में तुम्हारे बीएफ को या फिर किसी और को पता है। सोफिया का जवाब ना होता है। सोफिया पेट्रिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जॉब से ना निकाले। सोफिया अपना कैरियर इस तरह खत्म नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो पेट्रिस से कहती है कि वो अपने बच्चे को गिरा देगी। पेट्रिस घर जाकर इस बारे में अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स से एक एडवाइस मांगती है। वो पूछती है कि क्या वो बिना शादी किए बच्चा गोद ले सकती है। सामने से रिप्लाई यस में आता है। बिना शादी किए बेबी को गोद लेने की प्रोसेस को सरोगेसी प्रोसेस कहते हैं। जैसे ही बीट्रिस को पता चलता है कि वो सरोगेसी मदर बन सकती है, वो तुरंत सोफिया को कॉल करके बोलती है कि वो उसके बेबी को गोद लेगी और बदले में वो सोफिया को पैसे भी देगी। सोफिया ये सुन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वेट्रेस उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। वेट्रेस सोफिया को समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हें 6 महीने के लिए फैमिली और बीएफ से दूर रहना पड़ेगा और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। सोफिया उसके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेती है क्योंकि उसे इस काम के पैसे मिलने वाले थे। अगली सुबह वो अपने बीएफ से मिलती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो नाचो से कहती है कि 6 महीने के लिए वो काम के सिलसिले में वेट्रेस के साथ बाहर जा रही है और उसे सेक्रेटरी से असिस्टेंट मैनेजर
भी बना दिया गया है। सोफिया को ये पोस्ट जल्द मिलने वाली थी। नाचो उसे नहीं जाने देना चाहता था। उसे सोफिया का डिसीजन कुछ ठीक नहीं लगा, पर सोफिया जैसे तैसे उसे कन्विंस कर लेती है। अगले ही दिन वेट्रेस उसे सोफिया को शहर के बाहर एक घर दिखाने ले जाती है। घर काफी शानदार होता है, जिसे देख सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि इतना आलीशान घर उसने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखी थी। सोफिया के लिए वहाँ सारे चीजों का इंतजाम था। उसके फेवरेट बुक्स, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और भी बहुत कुछ जो सोफिया को पसंद थी, वहाँ पे एक एक करके सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया गया था। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था। सोफिया के लिए एक पर्सनल शेफ भी अपॉइंट कर दिया गया था, जो उसके खाने पीने का ध्यान रख सके। वेट्रेस ने सोफिया के लिए एक रूटीन सेट कर रखी थी। सोफिया को हर एक चीज वेट्रेस के हिसाब से करना था। शुरुआती दिनों में सोफिया के दिन काफी अच्छे कट रहे थे। सोफिया सुबह उठकर प्रेगनेंसी की एक्सरसाइज करती, उसके बाद पूरे दिन रेस्ट करती और फिर बुक्स भी पढ़ती, और रात में वेट्रेस को ये सारी बातें बताती। एक दिन वो जब बुक्स रख रही थी तो उसका ध्यान रूम पे लगे कैमरास पे जाते हैं। सोफिया को उस टाइम वेट्रेस पे गुस्सा आता है। रात में जब वेट्रेस घर आती है तो सोफिया उससे रूम में लगे कैमरे के बारे में पूछने लगती है। इस पर वेट्रेस बड़े चालाकी से कहती है कि वो बस मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाई हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबत आए। सोफिया को सर्वेलेंस में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वेट्रेस से कैमरा हटाने को बोलती है। वेट्रेस अगले दिन कैमरा हटा देगी ऐसा कहती है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि सोफिया की जगह पर किसी और लड़की को काम दिया गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम सोफिया को सेलफोन ढूंढते हुए देखते हैं। सेलफोन उसे मिल नहीं रहा था। उसे नाचो से बात करनी थी, क्योंकि काफी टाइम से उसने बात नहीं की। उसे ये भी डर था कि कहीं नाचो को शक नहीं हो जाए। वो शेफ से फोन मांगती है, पर उसके पास भी फोन नहीं होता। रात में जैसे ही वेट्रेस घर आती है तो वो उससे फोन के लिए पूछती है। वेट्रेस बात को टालते हुए कहती है कि मैं कल तुम्हें नया फोन दिलवा दूंगी। वेट्रेस सोफिया बेबी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती है। कुछ दिनों बाद सोफिया का अल्ट्रासोनो हो जाता है, जिसमें बेबी को देख वेट्रेस काफी खुश हो जाती है, मानो ये बच्चा सोफिया का नहीं बल्कि वेट्रेस का ही है। सोफिया एक दिन नोटिस करती है कि मेड काफी दिनों से नहीं आ रहा है। बाद में उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। रात में स्विम करते टाइम सोफिया वेट्रेस इस बारे में पूछती है तो वेट्रेस ढंग से रिप्लाई नहीं करती। वो उसे पहले स्विमिंग खत्म करने को कहती है। सोफिया को गुस्सा आता है और वो पूल से बाहर निकलने लगती है। तभी वेट्रेस लात मारकर उसे पुल में ठेल देती है। उसका ये व्यवहार सोफिया को पसंद नहीं आती। वेट्रेस का कहना था कि वो पहले स्विमिंग खत्म करेगी, उसके बाद ही पुल से बाहर आएगी। कुछ दिनों बाद सोफिया का बर्थडे आता है तो वो वेट्रेस से कहकर नाचो को वीडियो कॉल करवाती है। वीडियो कॉल के दौरान वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो काफी समय से नाचो से नहीं मिली थी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सोफिया को एहसास होने लगता है कि उसने नाचो की बात नहीं सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके अगले सीन में वेट्रेस को पता चल जाता है कि सोफिया ने यहाँ जो डॉक्यूमेंट जमा किए थे वो सारे फेक थे। वेट्रेस को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सोफिया घर से भागने की कोशिश कर रही है और उसी वक्त वहाँ वेट्रेस आ जाती है और उसके सामने रो रो कर उसे इमोशनल कर देती है, जिस कारण सोफिया अपना फैसला बदल देती है। पर अगले दिन जब वेट्रेस ऑफिस में काम कर रही होती है तभी वो अपने टैबलेट पे देखती है कि सोफिया घर से भागने की कोशिश कर रही है। सोफिया ने उसे कैमरास निकालने को कही थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। सोफिया फेंस से छलांग लगाकर भागने वाली थी, पर उसे पता नहीं था कि फेंस में इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही वो फेंस को छूती है उसे झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ वेट्रेस आ जाती है और उसे जल्दी से मेडिकल हेल्प दिलवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाचो एक लड़की के साथ अफेयर करने वाला होता है, पर उसे अचानक से सोफिया की याद आती है और वो ये करने से रुक जाता है। फिर वो सोफिया के ऑफिस जाता है और वहाँ के हर एक एम्प्लॉय से उसका एड्रेस पूछता है। जैसे ही उसे एड्रेस मिलता है वो तुरंत भागकर वहाँ जाता है। दूसरी तरफ से वेट्रेस भी उसे बंगलों की तरफ बढ़ते हुए देख लेती है। यहाँ पर नाचो गेट पर पहुंचकर गेट खोलने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ वेट्रेस से ही खुलेगी। इसलिए वो सोफिया को समझाते हुए कहता है कि तुम डरना नहीं, हम पुलिस को बुलाकर लाते हैं। वो तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है, पर उसी बीच रास्ते में वेट्रेस को टक्कर मारती है और नाचो का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में नाचो की मौत हो जाती है। वेट्रेस ने जानबूझकर टक्कर मारा, वरना अगर वो पुलिस के पास पहुंच जाता तो उसे सोफिया का बच्चा नहीं मिल पाता। पर उसे रियलाइज होता है कि उसने एक बच्चे को पाने के लिए एक इंसान का खून कर दिया है। जब वो घर पे आती है तो ऐसा दिखाती है कि वो नाचो से मिली ही नहीं। इधर सोफिया भी ऐसा ट्रीट करती है कि वो यहाँ आया ही नहीं। इसके बाद दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी सोफिया किचन में किसी बहाने से जाती है और अचानक से वेट्रेस पर हमला कर देती है।
फिर उसे एक खंबे से बांध देती है। इसके बाद वो उससे नाचो के बारे में पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताती। फिर वो उससे लॉकर का पासवर्ड पूछती है और सारे पैसे और ज्वेलरी निकाल लेती है। फिर सोफिया जाते जाते उससे कहती है कि मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं पुलिस को बता दूंगी। सोफिया जाने लगती है, तभी पीछे से वेट्रेस उस पर हमला करती है। किसी तरह वो खुद को बचा लेती है और मौका पाकर वेट्रेस के पेट में सीजर घोंप देती है। इससे वेट्रेस की मौत हो जाती है। इसके बाद सोफिया वहाँ से जाने लगती है और अचानक से वाटर ब्रेक होता है और सोफिया वहीं पर अपने बच्चे की डिलीवरी देने लगती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी का नाम है अंडर हर कंट्रोल, जो 2022 में रिलीज हुई है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।